टर्टल्स कैन फ्लाई। हर साल लाखों की संख्या में डायरेक्ट वायलेंस का शिकार होते हैं। ये बच्चे सिविलियंस के तौर पे मरते हैं जो कि जंग के हालात में फंस जाते हैं। या तो इन पे डायरेक्टली टारगेट किया जाता है या तो इनको एथनिक क्लींजिंग के जरिए से खत्म किया जाता है। आज की कहानी इन्हीं बच्चों के ऊपर है जो कि जंग के हालात में और अपने आसपास के हालात की वजह से हार मान जाते हैं। आज की मूवी यूएस इराक वॉर के कुछ हफ्ते पहले से शुरू होती है। फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं एक छोटी बच्ची चलते चलते एक पहाड़ के किनारे तक आ जाती है। ये बच्ची एक बार पीछे मुड़ के देखती है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। असल में ये बच्ची खुदकुशी करने के बारे में सोच रही है। इसके बाद ये बच्ची इस नदी में छलांग मारकर अपनी आत्महत्या कर लेती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि कुछ लोग पहाड़ की चोटी पे चढ़ के अपने एंटीनास को ठीक कर रहे होते हैं। ये लोग अपने घरों के अंदर जो एंटीना से चलने वाले टीवी होते हैं उसकी सिग्नल खोज कर रहे हैं ताकि ये जंग के बारे में, यूएस और इराक के बीच में जंग होने वाली है, उसके बारे में खबरें सुन सके। तभी हमें यहाँ पे एक लड़का दिखाया जाता है जो कि सैटेलाइट ठीक कर रहा होता है। तभी इसके पास एक छोटी लड़की आती है। ये वही लड़की होती है जिसको हमने स्टार्टिंग में खुदकुशी करते हुए देखा था। इस लड़की के पीठ पे एक छोटी बच्ची होती है। ये लड़की इससे पूछती है कि क्या तुम्हारा नाम सैटेलाइट है? तो ये लड़का जवाब देता है मेरा नाम सैटेलाइट है। ये लड़की कहती है कि मुझे कुछ रस्सी चाहिए। तो सैटेलाइट इसे कहता है कि कल आ जाओ, मैं तुम्हें रस्सी दे दूंगा। ये लड़की इससे दोबारा पूछती है कि मुझे अभी चाहिए। सैटेलाइट कहता है कि नहीं, कल आ जाओ। लेकिन फिर सैटेलाइट पीछे देखता है और देखता है कि एक लड़की है और इसके दिल में हलचल पैदा होती है और ये नीचे आकर इससे रस्सी दे देता है। ये रस्सी इस बच्ची को इसलिए चाहिए होती है ताकि इसकी पीठ पे जो छोटी बच्ची है ये इसको रस्सी से बांध सके। इस छोटी बच्ची की आंखों में रोशनी नहीं होती है और ये इसे अपने साथ बांध कर रख देते हैं ताकि ये इधर उधर भटके ना। तभी यहाँ पर एक लड़का और आता है जिसका नाम होता है पाशो। ये सैटेलाइट को बुलाता है, कहता है कि इधर आ जाओ। सैटेलाइट का असली नाम सोरान होता है लेकिन सब लोग उसे यहाँ पे सैटेलाइट कहते हैं। पाशो उसे कहता है कि मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये हलबचा से आई है। लड़की के माता पिता मारे गए थे और ये कल ही यहाँ पे इस विलेज में आए हैं और ये लोग यहाँ से बॉर्डर पे जाना चाहते हैं और इनके साथ और भी रेफ्यूजीज होते हैं। असल में ये लोग रेफ्यूजीज होते हैं, जंग की वजह से अपना देश छोड़कर दूसरे जगहों पर पनाह ले रहे हैं ताकि ये जंग से बच सके। इस लड़की का एक और भाई भी होता है जिसके हाथ नहीं होते हैं क्योंकि कुछ साल पहले उसके हाथ कोल माइन में किसी हादसे के दौरान कट गए। इसके बाद सैटेलाइट इस लड़की को रस्सी दे देता है और ये लड़की उसे पैसे लेने के लिए कहती है लेकिन सैटेलाइट कहता है कि ये मेरी खिदमत है, आप इसे रख लीजिए। और जाते जाते ये भी कहता है कि अगर आपको और कुछ भी चाहिए तो मुझसे मांग लेना। तभी दूर से कोई चाचा आवाज देता है कि क्या कर रहे हो, तुम्हें तो सैटेलाइट ठीक करने को कहा था। तो सैटेलाइट इसे कहता है कि इस्माइल चाचा, मैं बहुत थक गया हूँ, इस सैटेलाइट से तुम्हारे टीवी में कोई भी पिक्चर नहीं आने वाली। मैं कब से कह रहा हूँ कि एक नया सैटेलाइट ले लो क्योंकि इस वाले सैटेलाइट से आपका टीवी नहीं चलने वाला। इसके बाद ये लोग ये वाला सैटेलाइट उठाकर शहर की तरफ चल पड़ते हैं ताकि ये नया वाला सैटेलाइट ले आ सके। रास्ते में इस्माइल चाचा इसे कहता है कि टीवी देखना हराम है। तो सैटेलाइट कहता है कि न्यूज वगैरह देखना हराम नहीं है। इसके बाद ये एक ट्रक में सवार होकर यहाँ से शहर की तरफ चल पड़ते हैं। शहर पहुँचने के बाद ये सीधा इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे जाते हैं और वहाँ से सैटेलाइट खरीद कर अपने गाँव की तरफ वापस चलते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बच्चा दिखाई देता है जिसके दोनों बाजुएं नहीं होती है। ये बच्चे हालात से मजबूर होकर लैंड माइन्स निकालने का काम करते हैं। ये बच्चा बड़ी ही समझदारी से इस लैंड माइन को अपने मुंह की मदद से डिफ्यूज करता है ताकि ये लोग इन लैंड माइन्स को जमा करके फिर बाजार में बेच सके और अपनी जरूरत का सामान खरीद सके। ये बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर हालात की वजह से ये काम कर रहे हैं। खेलने कूदने की उम्र में ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर अपने लिए कुछ पैसे कमाकर अपनी जरूरत का सामान खरीद सके, इसलिए ये काम करते हैं। ये बच्चे ऑर्फन्स होते हैं, इनके माँ बाप नहीं होते, जंग में मारे गए होते हैं और अपना पेट पालने के लिए इनको ये सब करना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे एक सैटेलाइट आता है और इसका फ्रेंड इसे कहता है कि क्या तुमने इन लैंड माइन्स को देखा है यहाँ पे? तो सैटेलाइट कहता है कि तुम्हें इन्हें निकालने को किसने कहा था? तो पाशो इसे कहता है कि जिसके दो हाथ नहीं है। तो सैटेलाइट कहता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पे काम करने से मना कर दिया था। तो पाशो कहता है कि उसी लड़के ने हमें यहाँ पे काम करने के लिए बोला था। तो सैटेलाइट कहता है कि मैंने तुम्हें अमेरिकी माइंस निकालने को कहा था। तो पाशो कहता है कि उस लड़के ने कहा कि अमेरिकी और फ्रेंच माइंस में कोई फर्क नहीं है। इसके बाद सैटेलाइट इस लड़के को बुलाता है लेकिन लड़का वहाँ से चला जाता है। जाते जाते सैटेलाइट इस पे कुछ कमेंट्स पास कर देता है जिसकी वजह से उस लड़के को गुस्सा आता है। वो लड़का सैटेलाइट को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। सैटेलाइट गुस्से में आकर इस लड़के की तरफ हमला करने लगता है लेकिन बाकी लोग सैटेलाइट को रोक देते हैं और वो लड़का और उसकी बहन वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सैटेलाइट वो वाला एंटीना
एंटीना जो वो बाजार से लेके आया था, इसको इस्माइल चाचा के घर पर इंस्टॉल करने लग जाता है। इसके बाद इस गांव के सारे लोग इस्माइल चाचा के घर के बाहर जमा होते हैं और कहते हैं कि हमें जंग के बारे में न्यूज देखनी है। तभी सैटेलाइट कहता है तुम लोगों को यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, हम मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर जंग के बारे में जो भी खबर होगी उसको अनाउंस कर देंगे। इसके बाद ये सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद सैटेलाइट एंटीना को ठीक करता है और नीचे टेलीविजन पे न्यूज देखने के लिए आ जाता है। न्यूज चैनल सेट करने के बाद सैटेलाइट यहाँ से जाने के लिए उठता है, लेकिन इस्माइल चाचा उसे रोक लेता है और कहता है कि हमें ये न्यूज ट्रांसलेट कौन करेगा। तो सैटेलाइट कहता है कि मैं शाम को आकर ये सारी न्यूज ट्रांसलेट कर दूंगा, जबकि सैटेलाइट को इंग्लिश नहीं आती। असल में सैटेलाइट इस गांव के सारे बच्चों को इकट्ठा करके उनको छोटे मोटे काम दे देता है, जैसे कि लैंड माइंस निकालना अपनी जान को जोखिम में डाल के, और बाकी सारे काम जिससे कि ये सारे लोग कुछ पैसे कमाकर अपना गुजारा कर लेते हैं। ऐसे मान के चलो कि सैटेलाइट इन सारे बच्चों का लीडर हो। 3 शिफ्ट होता है और हमें रेफ्यूजीज के कैंप में दिखाया जाता है, जहाँ पे कि बहुत सारे लोग होते हैं और इन्हीं टेंट्स में ये 3 बच्चे भी होते हैं। ये लोग सोए होते हैं, तभी हंगरो की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि इसके पास इसकी छोटी बहन नहीं है। इसकी छोटी बहन का नाम रेगा होता है। हंगरो देखता है कि इसके पास इसकी छोटी बहन नहीं है, तो ये दूसरी बहन को उठा देता है जिसका नाम होता है अग्रीन। ये उससे कहता है कि रेगा कहाँ पे है, तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता। इसके बाद हमें रेगा को दिखाया जाता है। रेगा एक छोटी बच्ची होती है जिसकी आंखों की बीनाई नहीं होती, मतलब आंखों की रोशनी नहीं होती है। ये भी एक ऑर्फन होती है जिसके माँ बाप नहीं होते हैं। हम देखते हैं कि ये टर्किश बॉर्डर के बहुत करीब आ चुकी होती है और ये बहुत रो रही होती है। तभी यहाँ से सैटेलाइट और पाशो गुजरता है और वो इस बच्ची को देख लेते हैं। सैटेलाइट इस बच्ची को पहचान लेता है और वो कहता है ये उस लड़की की बहन है जो कि हलबचे से आई है। सैटेलाइट और पाशो इसे कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं, इसे हंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे टर्किश बॉर्डर के जो सिपाही होते हैं वो हवा में फायरिंग करने लगते हैं ताकि वो इन बच्चों को बॉर्डर से थोड़ा दूर कर सके। तभी यहाँ पे इस छोटी बच्ची के भाई और दूसरी बहन भी आ जाती है और सैटेलाइट उसे इस बच्ची को दे देता है और कहता है कि ये बॉर्डर के नजदीक पहुंच गई थी और हमने इसे वहां से ढूंढ लिया था। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और सैटेलाइट भी अपनी साइकिल की तरफ भागने लगता है और जब देखता है कि वहाँ पे उसकी साइकिल नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक दूसरा लड़का होता है जो कि रो रहा होता है, तो सैटेलाइट इसे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और मेरी बाइक कहाँ है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था लेकिन तुम नहीं आए, और फिर इस्माइल चाचा यहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि सैटेलाइट कहाँ है। मैंने उसे कहा कि मुझे नहीं पता और वो तुम्हारी साइकिल उठा के यहाँ से चला गया। मैंने उसे जाने नहीं दिया, लेकिन उसने मेरे दोनों गालों पर थप्पड़ मारे। तो सैटेलाइट कहता है तुमने उसे जाने क्यों दिया। तो ये लड़का कहता है सैटेलाइट को कहना कि मेरे घर पे आना और हमारे लिए न्यूज को ट्रांसलेट करके दो। इसके बाद सैटेलाइट पाशो को इसके साथ भेजता है। उसे कहता है कि उसे कहो मैं दिन में ट्रांसलेट नहीं कर सकता, मैं शाम को आके ट्रांसलेट कर दूंगा। उसे कहो मेरी बाइक वापस दे दे, वरना मैं डिश एंटीना को अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। इसके बाद सैटेलाइट अपने घर के नजदीक बैठा होता है और वो देखता है कि कुछ बच्चे उसकी साइकिल उठा के वहाँ से लेके आ रहे हैं। इसके बाद सैटेलाइट पाशो से कहता है कि बच्चे कहाँ हैं। तो पाशो कहता है कि सारे बच्चे उस आर्मलेस बॉय के साथ हैं और वो माइंस निकाल रहे हैं। तो सैटेलाइट कहता है कि उनसे कहो जो लोग मेरे लिए काम करते हैं वो उसके लिए काम नहीं करेंगे और मैं उनकी माइंस भी नहीं खरीदूंगा और उनको अपने साथ काम करने भी नहीं दूंगा। उनसे कहो जो लोग मेरे लिए काम करते हैं वो सब लोग कल शेल फील्ड में आ जाए। तभी वो देखता है कि वो बच्चा फिर से रो रहा है। तभी सैटेलाइट इसे कहता है कि तुम क्यों रो रहे हो। तो वो बच्चा कहता है कि जब मैं इस्माइल चाचा के घर गया तो उसने मुझे बुलाया और मुझे फिर से 2 थप्पड़ मारे, बिल्कुल इस तरह से। तो जब मैंने उससे पूछा कि फिर से क्यों मारा, इस्माइल चाचा ने कहा ये तुम्हारा कल का खाना है। के बाद सैटेलाइट इन सारे बच्चों को अपने घर भेज देता है और कहता है कि कल सब लोग शेल फील्ड में आ जाना। इसके बाद अगले दिन सारे बच्चे इस शेल फील्ड में आ जाते हैं। ये शेल फील्ड एक कबाड़ खाना होता है जहाँ पे जो भी जंग में इस्तेमाल होने वाला फालतू सामान पड़ा रहता है उसको इस जगह पे डंप किया जाता है, जिसमें कि बहुत एक्सप्लोसिव मटेरियल्स भी होते हैं जिसकी वजह से इनके बच्चों की जान का खतरा भी रहता है। हम देखते हैं कि सैटेलाइट इस शेल फील्ड में आ जाता है और उसके पीछे पीछे इसके सारे चेले होते हैं जिनके साथ ये काम करता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर हंगरो और उसकी बहन रेगा और अग्रीन भी आ जाती है। ये लोग भी अपने लिए कुछ सामान इकट्ठा करना चाहते हैं जिसको ये बाजार में बेच सके और अपने जरूरतें पूरी कर सके। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ट्रक्स में भर भर के जो एक्सप्लोसिव शेल्स होते हैं जो कि जंग में इस्तेमाल होते हैं उनके खाली शेल्स लोड करके यहाँ पे इनको डंप किया जाता है और ये बच्चे इसी को अनलोड करने के पैसे लेते हैं। हंगरो अपनी दोनों बहनों को
को एक जगह पे बैठने को बोलता है और खुद वो शेल्स उतारने के लिए जाता है। अग्रीन के फेस से हमें साफ दिखाई देता है कि ये हालात से बहुत तंग आ चुकी है और इन हालात से किसी तरह से निकलना चाहती है, क्योंकि अग्रीन को अपनी छोटी बहन को पीछे कांधे पे लादना पड़ता है जब भी ये कहीं बाहर कोई काम करने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये लोग उस छोटी बच्ची को घर पे अकेला नहीं छोड़ सकते। तभी यहाँ पे पाशो दौड़ के आता है और सैटेलाइट से कहता है कि इन बच्चों को इस ट्रक से दूर करो, क्योंकि मैंने हंग्रोव से सुना है कि इस ट्रक में कुछ होने वाला है। सैटेलाइट दौड़ के इन बच्चों के पास जाता है, मतलब कि इस ट्रक के पास जाता है और इन बच्चों को ट्रक खाली करने के लिए बोलता है। ये नहीं कहता है कि इस ट्रक में कुछ फटने वाला है, जल्दी से इस ट्रक को खाली करो। उसके बाद सैटेलाइट अपने सारे बच्चों को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी सैटेलाइट हंग्रोव और उसकी बहन को यहाँ से जाते हुए देखता है और उससे कहता है कि मुझे पता है तुम वही लड़के हो, लेकिन मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन ये बात सुन के हंग्रोव यहाँ से चला जाता है। असल में हंग्रोव को विजन्स आते हैं, मतलब कि वो प्रेडिक्शंस कर सकता है। इसे आसपास होने वाले हर हादसे की प्रेडिक्शन पहले हो जाती है। ये कोई साधारण बच्चा नहीं होता। और तभी हम देखते हैं कि उस ट्रक में जिसमें वो बच्चे काम कर रहे थे उसमें अचानक से ब्लास्ट हो जाता है और सैटेलाइट दौड़ के वहां की तरफ जाता है। अभी हंग्रोव भी यहाँ पे देख लेता है और उसकी प्रेडिक्शन जो उसने देखी थी वो सच होती है। असल में हंग्रोव ने इस शेल फील्ड में ब्लास्ट होते हुए देखा था। इसके बाद हम रेगा को देखते हैं जो कि पहाड़ की चोटी के बिल्कुल किनारे पे खड़ी होती है और तभी हम देखते हैं कि गांव वालों के लिए रिलीफ आ जाता है। मतलब रिलीफ ऐसा होता है कि उसमें मास्क होते हैं, गैस मास्क, जो जंग में इस्तेमाल आने वाले होते हैं। ये सारे मास्क यहाँ के गाँव वालों में तकसीम किए जाते हैं और उन्हें इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताया जाता है और इनसे कहा जाता है कि इस मास्क को तभी पहने जब तुम्हारे ऊपर कोई गैस या केमिकल हमला हो जाए। इसके बाद सैटेलाइट इन सबको मास्क पहनाना सिखाता है। तभी सैटेलाइट की नजर रेगा पे बढ़ जाती है और सैटेलाइट अपना मास्क उतारकर शिरकू से कहता है कि ये मास्क रेगा को दे के आओ और उससे कहो मैं तुम्हारी छोटी बहन के लिए भी एक मास्क ढूंढ लेता हूँ। इस छोटे बच्चे का नाम शिरकू होता है और ये बहुत ही फनी होता है और ये सैटेलाइट का बहुत वफादार होता है। इसके बाद हम रात में देखते हैं हंग्रोव और उसकी छोटी दो बहनें सोए होते हैं और उसकी छोटी वाली बहन जिसका नाम अग्री होता है वो इस मास्क के साथ खेल रही होती है। इसके बाद हम अगली सुबह देखते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे अबैंडन टैंक का एक हिस्सा यहाँ पर लाद के रख देते हैं। असल में ये टैंक का एक ऊपर वाला हिस्सा होता है जो कि अब सैटेलाइट का घर बनने वाला है। ये ऑर्फन्स होते हैं, इनके पास कोई घर नहीं होता और सलीम चाचा ने सैटेलाइट से ये वादा किया होता है कि वो उसे एक घर ला के रख देगा, क्योंकि सैटेलाइट ने उसके लिए डिश एंटीना खरीद के लाया था। सैटेलाइट के घर के आसपास बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हुए होते हैं क्योंकि ये लोग अलग अलग फील्ड से लैंड माइन्स को इकट्ठा करके सैटेलाइट के पास बेचने के लिए आए होते हैं और सैटेलाइट इनसे कहता है कि आज तुम सब लोग अजीज के फील्ड पे जाओगे, मतलब अजीज की जमीन पे जाओगे जहाँ से लैंड माइन्स निकालोगे। मतलब अंदाजा लगाइए कि ये बच्चे इतने बहादुर होते हैं कि अपने हाथों से लैंड माइन्स को डिफ्यूज करके जमीन से निकालते हैं और उन्हें बाजार में बेच देते हैं। सैटेलाइट इन आधे बच्चों को काम पे भेज देता है और आधों को वहीं पे रोक देता है जिनको कि लैंड माइन्स बेचनी होती है। इसके बाद सैटेलाइट एक आदमी के पास जाता है जो कि टर्किश होता है, ये भी लैंड माइन्स निकालने का काम करता है। सैटेलाइट इससे 22 दिनार में एक लैंड माइन खरीदने का सौदा कर लेता है और सैटेलाइट के पास 96 लैंड माइन्स होती है जो कि उन बच्चों ने इकट्ठा की होती है। इसके बाद सैटेलाइट लैंड माइन्स को इस आदमी से बेच देता है और पैसे लेकर उन बच्चों में तकसीम कर देता है। इसके बाद कुछ लोग सैटेलाइट के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि कुछ बच्चे हमारे जमीनों पे भी भेज दो और हमारी जमीनों में भी लैंड माइन्स बिछे हुए हैं। इसके बाद सैटेलाइट इन बच्चों को इनकी जमीनों पर भेज देता है। इसके बाद सैटेलाइट की नजर अग्रीन पे पड़ती है जो कि पानी लाने के लिए जा रही होती है। सैटेलाइट अपनी साइकिल उठा के उसके पीछे पीछे जाता है और यहाँ तक कि उसके लिए पानी भी ले आता है। सैटेलाइट इसे कहता है कि मैं पहली बार किसी लड़की के लिए इस साइकिल पे पानी लेके जा रहा हूँ और वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। मतलब सैटेलाइट तो होता है छोटा लेकिन इसके अंदर भी वो शैतानी होती है। सैटेलाइट इसे कहता है कि ये मेरी खिदमत है, आपसे कबूल कर लीजिए। इसके बाद सैटेलाइट इस लड़की से कहता है कि क्या तुम्हारा भाई अभी प्रेडिक्शंस करता है? अगर करता है तो उससे बोलो हमारे लिए भी कोई प्रेडिक्शन करे। तो अग्रीन उसे कहती है कि नहीं, वो अब नहीं करता, क्योंकि जब भी वो प्रेडिक्शन करता है तो उससे हमारे ऊपर बैड लक आ जाता है। इसके बाद ये लोग एक तालाब के पास पहुंच जाते हैं तो रेगा सैटेलाइट से पूछती है कि क्या ये तालाब गहरा है? तो सैटेलाइट कहता है कि नहीं, ये उतना भी गहरा नहीं है, लेकिन गांव के लोग इस पानी को इस्तेमाल करने से मना कर देते हैं क्योंकि पिछले साल यहाँ पे कुछ बच्चे आए थे जो कि इस तालाब में एक रेड फिश को ढूंढ रहे थे और वो इस तालाब में कूद गए और फिर यहाँ से वापस नहीं आए और मुझे लगता है कि वो इस तालाब में डूबकर मर गए। तो सैटेलाइट इसे कहता है कि मैं इस तालाब की गहराई तक गया हूँ लेकिन मुझे कोई डेड बॉडी नहीं मिली। मैंने बहुत सारी रेड फिशेस को देखा लेकिन किसी भी डेड बॉडी को नहीं
देखा। उसके बाद अग्नि इसे कहती है क्या तुम अभी इस तालाब में कूद सकते हो? तो सैटेलाइट कहता है कि हाँ जा सकता हूँ। सैटेलाइट जो ही तालाब में जाने की कोशिश करता है, अग्नि वहाँ से अपना पानी की बाल्टीन उठाकर यहाँ से चल देती है। लेकिन तालाब में जाने से पहले सैटेलाइट अग्नि से अपने दिल की बात कह देता है कि मैं तुम्हारे जैसे लड़की बहुत सालों से ढूंढ रहा हूँ। लेकिन ये बात सुन के अग्नि यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें टेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे ये तीनों बच्चे सो रहे होते हैं। तो अग्नि हंगरो से कहती है कि हम लोग यहाँ से कब जा रहे हैं? तो रेगा इसे कहती है कि बच्चे को बीच में रख दो ताकि हम सो जाए। तो हंगरो कहता है कि तुम इस बच्चे को कभी नहीं सुला पाओगे जब तक कि तुम इस बच्चे से प्यार न कर लो। तो अग्नि कहती है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, और ये भी कहता है कि हम रात को इसके पाँव में रस्सी बांध के रख देते हैं और अचानक से इसकी रस्सी खुल जाती है और ये अब नींद में चलने लगा है। मतलब कि तुम इस बच्चे से प्यार नहीं करते और इससे छुटकारा पाना चाहते हो। इसके बाद तभी अचानक से अग्नि के दांत में दर्द होने लगता है और हंगरो उससे दांत पे थोड़ा सा पेट्रोल डालने को कहता है। इसके बाद ये बच्चे को बीच में रख के सो जाते हैं। तभी अग्नि वहाँ से उठ के अपने हाथ में लालटेन साथ लेके उस तालाब की तरफ जाने लगती है। अग्नि अपने साथ वही पेट्रोल का कैन साथ लेके चलती है जिसमें कि पेट्रोल होता है। पानी में उतरने के बाद अग्नि अपने आप पे पेट्रोल छिड़कती है और माचिस जलाकर अपने दुपट्टे में आग लगाती है। तभी वो देखती है कि पीछे से छोटी बच्ची जिसका नाम रेगा होता है उसकी आवाज आ रही होती है। वो नींद से उठ के यहाँ तक चली आती है और अग्नि की नजर उस पे पड़ जाती है। रेगा अपना दुपट्टा बुझाकर लालटेन उठाकर यहाँ से अपने घर की तरफ वापस चलती है। लेकिन जब वो घर पे जाके देखती है तो उसकी छोटी बहन वहाँ पे सो रही होती है। शायद ये रेगा का एक वहम होगा जो कि उसे वहाँ पे अपनी छोटी बहन दिखाई दी जिसने कि उसकी जान बचा ली। इसके बाद रेगा भी यहाँ पे लेट के सो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अग्नि अपनी छोटी बहन को मार रही होती है और उसकी नाक से खून भी आया होता है। तो हंगरो उसे कहता है कि तुम उसे क्यों मार रहे हो? तो अग्नि कहती है कि मैं इसका देखभाल नहीं रख सकती, ये कहीं से भी उठ के चली जाती है, मैं इसका ख्याल नहीं रख सकती। असल में रेगा बाहर घूमने के लिए गई थी, भटक गई थी, जिसकी वजह से उसकी नाक में चोट आई है और खून निकल रहा है। और अग्नि कहती है कि क्या ये वही बच्चा नहीं है जिसके माँ बाप ने हमारे घर वालों को मार दिया था और हमारे साथ ऐसा हाल हो रहा है और तुम इसी बच्चे को पालना चाहते हो? मैं इसका ख्याल नहीं रख सकती, ये मेरी कोई नहीं लगती। असल में अग्नि खुद भी एक छोटी बच्ची होती है और इतनी छोटी बच्ची के कांधों पर इस बच्ची का बोझ डालना मतलब नामुमकिन जैसा है। और अग्नि इसी बात से तंग आई होती है। उसे अपनी जिंदगी बोझ लग रही होती है, जबकि अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करने के बावजूद भी उसे इस बच्ची का ख्याल रखना पड़ता है जो कि उससे नहीं होता। इसके बाद हंगरो इसे अपनी गोदी में उठाकर यहाँ से बाहर की तरफ लेके जाता है और अग्नि उसके पीछे चली जाती है। लेकिन अग्नि बीच रास्ते से ही वापस आकर अपने घर की तरफ चली आती है और रास्ते में उसे अपने घर के बारे में याद आती है कि कैसे टर्किश फौज ने मतलब कि दुश्मन फौज ने हमारे घरों को उजाड़ दिया था, हमारे घर वालों को मार दिया था। ये सब चीजें उसे याद आती है और पहुँचते पहुँचते वो उसी पहाड़ की चोटी पर पहुँच जाती है, मतलब कि क्लिफ पर पहुँच जाती है जहाँ पे वो तालाब होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हंगरो अपनी छोटी बहन को लेकर सैटेलाइट की साइकिल के पीछे बैठ के कहीं और जा रहे होते हैं। तभी उसे विजन्स आते हैं और वो देखता है कि जंग और बढ़ती जा रही है और तभी वो देखता है कि उसकी छोटी बहन अग्नि और रेगा दोनों पानी में डूबकर मर जाते हैं। ये सब देखते हुए हंगरो की सारी बॉडी कपकपाने लगती है। वो ये भी देखता है कि कैसे दुश्मन की फौज हमारे देश पे हमला कर रही है और कैसे यहाँ के लोग अपनी घरों से घर बार छोड़ के दूसरी जगहों पे रेफ्यूजीज बन के रहने के लिए जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सैटेलाइट इस्माइल चाचा के घर पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे कि और भी बाकी लोग बैठे होते हैं ताकि वो न्यूज देख सके। असल में सैटेलाइट हंगरो के साथ उसकी छोटी बहन की पट्टी कराने के लिए गया था और रास्ते में ही हंगरो को विजन्स आते हैं और उसके बाद वो सीधा सैटेलाइट को ये सब बता देता है। सैटेलाइट दौड़ के अपने गाँव में आ जाता है और जो उसने स्पीकर फोन मस्जिद से लाया होता है उस पे वो अनाउंस कर देता है और वो इनसे कहता है जल्दी से पहाड़ की ओर चढ़ जाओ क्योंकि अमेरिका कुछ ही घंटों में हमला करने वाला है। इसके बाद गांव के सारे लोगों में हड़बड़ मच जाती है और वो दौड़ के पहाड़ की तरफ चढ़ने लग जाते हैं। लोग अपनी जानें बचाने के लिए पहाड़ की तरफ भागने लग जाते हैं और इससे हमें पता चलता है कि जंग में मुतासिर होने वाले लोगों के ऊपर कैसे कैसे असरात पड़ते हैं और वहाँ पे रहने वाले बच्चों पे क्या असर होता है। सारे लोग पहाड़ की चोटी पर चढ़ के इकट्ठा जमा होते हैं और तभी यहाँ पे अमेरिका के 2 हेलीकॉप्टर्स आते हैं जो कि पर्चियां नीचे फेंक देते हैं। उन पर्चों पे लिखा होता है Emma Bastrin Agadari Boyo.
जंग के हालात की वजह से इस गांव के लोग डर जाते हैं और वो अपने हिफाजत के लिए कुछ वेपन्स का बंदोबस्त कर लेते हैं, जिसके लिए सैटेलाइट बाजार में जाकर जो भी उसने खोदी हुई लैंड माइंस होती है उनको बेचकर कुछ वेपन्स खरीद के ले आता है। ये मार्केट वेपन का मार्केट होता है जहाँ पे कि खुले आम पर वेपन्स की सेल होती है। इसके बाद हम टेंट में देखते हैं जहाँ पे कि हंगरो और उसकी दोनों बहनें होती हैं जो कि खाना खा रही होती हैं। इसके बाद अग्नि अपने भाई से कहती है कि मैं यहाँ पे तंग आ चुकी हूँ, हम लोग यहाँ से कब निकलेंगे। तो हंगरो कहता है कि हम जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे जब तक कि हमारी छोटी बहन ठीक न हो जाती। तो अग्नि कहती है कि अगर तुम इस बच्चे को ठीक करने के बारे में सोच रहे हो तो मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, मैं अकेले चली जाऊंगी। तो अग्नि इसे कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकती हूँ, तुम इस बच्चे का कैसे ख्याल रखोगे। मेरी मानो हम इस बच्चे को यहीं पे छोड़ देते हैं और हम लोग चले जाएंगे, इस बच्ची को कोई और देख लेगा। ये बच्ची भी ये बातें सुन रही होती है और इसे ये सब बातें समझ आ रही होती है। इस बच्ची की आंखों में रोशनी नहीं होती है और बिना माँ बाप के या किसी सहारे के इस बच्ची का जिंदा रहना नामुमकिन जैसा हो जाएगा। तो हंगरो उसे कहता है कि थोड़ा सा सब्र रखो, हम सब लोग चले जाएंगे। रेगा गुस्सा होकर यहाँ से उठ के सोने के लिए चली जाती है। इसके बाद हम अगली सुबह देखते हैं कि अग्नि अपनी छोटी बहन को अपने कांधे पे लाद कर कहीं लेके जा रही होती है। अग्नि इस छोटी बच्ची को एक लैंड माइन में छोड़कर एक पेड़ के साथ बांध कर यहाँ से चली जाती है। मतलब अग्नि ने अब छोटी बहन को एक लैंड माइन के फील्ड में छोड़कर वही नजदीक एक पेड़ के साथ बांध दिया है और यहाँ से चली गई है। दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि सैटेलाइट और उसके सारे जो भी दोस्त होते हैं वो स्कूल की छत पे उन वेपन्स को इंस्टॉल कर रहे होते हैं। जिन बच्चों के हाथ में किताबें और कलम होनी चाहिए थी उन बच्चों के हाथ में ये बड़ी बड़ी गन्स देख इन बच्चों को पढ़ना चाहिए था, लेकिन हालात की वजह से या अपने आप को बचाने की वजह से इन गन्स को यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं ताकि अपने गाँव को किसी भी हमले से महफूज रख सके। ये आपकी और मेरी गलती नहीं है बल्कि उनकी गलती है जो कि अपने फायदे के लिए किसी की जान की परवाह नहीं करते हैं। तभी यहाँ पे एक छोटा लड़का आकर सैटेलाइट से कहता है कि हंगरो की छोटी बहन जो है वो लापता है। सैटेलाइट ये बात सुनकर अपने सारे बच्चों को साथ लेकर उस छोटी बच्ची को ढूंढने लग जाता है और रास्ते में देखता है कि एक लैंड माइन के फील्ड में ये छोटी बच्ची एक पेड़ के साथ बंधी हुई है। सैटेलाइट यहाँ पे पहुँच के इस छोटी बच्ची से कहता है कि हिलो मत, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। सैटेलाइट इस छोटी बच्ची से कहता है कि तुम्हारे चारों तरफ से माइंस लगी हुई है, एक ही जगह पे रहो, हिलो डिलो नहीं, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इसके बाद सैटेलाइट धीरे धीरे से इस बच्ची की तरफ जाने लगता है। इसके बाद पाशो इस बच्ची का ध्यान भटकाने के लिए सैटेलाइट की साइकिल को आगे करता है और उस पे पों पों हॉर्न बजाने लगता है ताकि वो इस बच्ची का ध्यान भटका सके जब तक कि सैटेलाइट वहां तक पहुंचकर इसकी जान बचा न ले। लेकिन जब सैटेलाइट इस बच्ची के नजदीक पहुंच जाता है तो ये बच्ची अपनी जगह से हिल जाती है और सैटेलाइट इस पे कूद कर इसकी जान बचा लेता है। लेकिन इस हादसे में सैटेलाइट की खुद की टांग बहुत जख्मी हो जाती है, लेकिन उस छोटी बच्ची की जान बच जाती है। इसके बाद सैटेलाइट को अपने घर में लाया जाता है जो कि एक छोटा सा टैंक का हिस्सा होता है और सैटेलाइट बहुत रो रहा होता है क्योंकि उसे दर्द हो रहा होता है। इस गांव की हालत ऐसी होती है कि इस गांव में कोई डॉक्टर भी नहीं होता है और इस्माइल चाचा इसे कहता है कि मैं आज शाम तक तुम्हारे पास कोई डॉक्टर ले आऊंगा जो कि तुम्हारा इलाज कर सके। सैटेलाइट दर्द से बहुत रो रहा होता है और इसके आसपास इसके दोस्त भी होते हैं। इसके बाद सैटेलाइट इन सभी बच्चों को जाने के लिए बोलता है। इसके बाद पाशो आ जाता है जो कि सैटेलाइट के लिए कुछ सामान लाता है जिससे कि सैटेलाइट को चलने में दिक्कत ना हो। पाशो उसे कहता है कि वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, मैंने उसे उसके भाई को लौटा दिया है और ये भी कहता है कि हंगरो ने तुम्हारे लिए एक मैसेज रखा है कि कल सुबह तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो सैटेलाइट कहता है कि क्या कल सुबह तक जंग खत्म हो जाएगी? तो पाशो कहता है कि मुझे नहीं पता। इसके बाद सैटेलाइट पाशो को इस्माइल के पास भेज देता है और कहता है कि गाँव वालों से कहो कि कल सुबह तक सब कुछ खत्म हो जाएगा, मतलब कि कल सुबह तक जंग खत्म हो जाएगी। इसके बाद पाशो इस्माइल चाचा की तरफ निकल जाता है। इसके बाद अग्नि वापस टेंट में आती है और वो देखती है कि रेगा वहाँ पे सोई है और उसका भाई भी वहाँ पे सोया है। रेगा अग्नि को उठा के यहाँ से बाहर चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सैटेलाइट के घर के बाहर उसका दोस्त आया होता है और वो उससे कहता है कि दरवाजा खोलो। तो सैटेलाइट कहता है कि क्या हुआ आधी रात को? तो पाशो कहता है कि सद्दाम हैज फॉलन, मतलब सद्दाम को पकड़ा गया है। पाशो कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा है, यहाँ पे बहुत सारे अमेरिकी फौज है और जो रेफ्यूजीज थे वो भी अपनी सिटी की तरफ वापस जा रहे हैं। तो सैटेलाइट कहता है कि तुम्हें कैसे पता? तो पाशो कहता है मैंने खुद देखा है, सारे गाँव के बच्चे पहाड़ी पे चढ़े हुए हैं अमेरिकियों के साथ और अमेरिकियों ने इस्माइल चाचा का टीवी लेकर पहाड़ी पे लगा दिया है और सारे गाँव के बच्चे अमेरिकी सेना के साथ गंदी गंदी चैनलें देख रहे हैं। तो सैटेलाइट उसे कहता है कि शिरकू कहाँ है? तो पाशो कहता है कि वो अपने अंकल के साथ शहर की तरफ जा रहा है। तभी यहाँ पे शिरकू आ जाता है और शिरकू सैटेलाइट से उसका हाल चाल पूछता है और उसके लिए एक गिफ्ट भी लाया होता है।
शिरकू ने सैटेलाइट के लिए सद्दाम हुसैन के स्टैचू की एक आर्म जो कि बाजू होती है वो लेकर आया होता है सैटेलाइट के लिए एज ए गिफ्ट। तो शिरकू कहता है कि ये सद्दाम हुसैन की बाजू है और ये तुम्हारे लिए है। मैंने अपनी सारी माइंस बेच के इसको खरीदा है और अमरीकियों ने कहा है कि अब तुम लोग माइंस को इकट्ठा नहीं करो बल्कि ऐसी ऐसी चीजें इकट्ठा करो। शिरकू कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ और भी लेके आया हूँ। शिरकू सैटेलाइट के लिए छोटी छोटी रेड फिशेस लेके आया होता है शहर से। तो सैटेलाइट ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। इसके बाद शिरकू यहाँ से चला जाता है और पाशो भी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हंगरो को फिर से एक विजन आता है और वो इस बार छोटी बहन को पानी में डूबते हुए देख लेता है। इसके बाद हमें उस छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि उस तालाब के किनारे पे होती है और उसके पाँव में रस्सी बंधी होती है और हम देखते हैं कि अग्रीन अपनी छोटी बहन को रस्सी को एक पत्थर से बांधकर पत्थर को उस तालाब में गिरा देती है और साथ ही साथ वो छोटी बच्ची भी उस तालाब में गिर जाती है। और दूसरी तरफ से हंगरो को ये बात पता चल जाती है और वो जल्दी से दौड़ के उस तालाब की तरफ निकल जाता है। इसके बाद हंगरो उस तालाब के पास पहुंच जाता है और देखता है कि सैटेलाइट भी उस तालाब के पास पहुंच चुका है। सैटेलाइट के पाँव में चोट लगी होती है, उसके बावजूद भी वो उस तालाब में उस बच्ची को बचाने के लिए कूदा होता है। इसके बाद हंगरो भी इस तालाब में कूद जाता है ताकि वो अपनी बहन को देख सके। हंगरो को अपनी बहन उस तालाब में नजर आ जाती है लेकिन वो उसे बाहर नहीं निकालता। शायद अपनी बाजू ना होने की वजह से वो उसे वहीं पे छोड़ देता है और तालाब से बाहर आकर अपनी दूसरी बहन अग्रीन को ढूंढने में लग जाता है। हंगरो ढूंढते ढूंढते उसी पहाड़ी की चोटी पे आ जाता है जहाँ पे कि अग्रीन ने खुदकुशी कर ली थी। हंगरो को अपनी बहन की जूते भी वहाँ पे मिल जाते हैं जिससे उसे यकीन हो जाता है कि अग्रीन ने अपनी जान खुदकुशी करके ले ली है। वो उसकी चप्पल उठा के यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें सैटेलाइट को दिखाया जाता है जिसके पास शिरकू आता है और उसे कुछ पकड़ा देता है और कहता है कि ये हंगरो ने तुम्हारे लिए भेजा है और उसने कहा है कि ठीक 275 डेज के बाद कुछ बड़ा इस एरिया में होने वाला है। इसके बाद सैटेलाइट अपने घर की तरफ चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों ये मूवी इराक और अमेरिका वॉर के ऊपर बनाई गई थी। ये जंग 2003 से शुरू होकर 2011 में खत्म हो गई थी। 2002 में अमेरिका के ट्विन टावर्स पे हमला होने के बाद बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने इराक के ऊपर ये इन्वेजन लॉन्च किया था। ये जंग 20 मार्च 2003 को शुरू हुई थी जिसमें कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड इन सभी ने मिलकर इराक पे इन्वेजन किया था और फिर 2003 में सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया था और जबकि 2006 में उसे एग्जीक्यूट किया था। ये जंग पूरे 8 साल 8 महीने और 28 दिन चली थी जिसका शिकार आम जनता हुई थी। एक एस्टिमेट के हिसाब से जिसमें कि पूरे 1.5 लाख लोग मरे थे और जिसमें 1 लाख सिविलियंस थे और लाखों की तादाद में लोग अपने घरों से बेघर हो गए। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इजराइल में होने वाले जंग के नतीजे में इजराइल ने अभी तक 21,000 बच्चों को मार गिराया और इन 21,000 बच्चों में से 2100 ऐसे बच्चे हैं जो कि इन्फेंट्स थे और टॉडलर्स थे जो कि अभी चल भी नहीं सकते थे और कुछ बोल भी नहीं सकते थे। अगर हम अंदाजा लगा ले तो हमारी आने वाली जनरेशन एक तरह से खत्म हो रही है और इस समाज में कुछ ऐसी कम्युनिटीज भी है जो अपने आप को सभी इंसानों से बढ़कर समझते हैं, जिनको बच्चों का और बूढ़ों का और औरतों का कोई ख्याल नहीं होता। मतलब कि बच्चों की वजह से किसी कंट्री को कैसे कोई खतरा हो सकता है, ये सब चीजें ऐसे वैशी दरिंदे नहीं देख सकते क्योंकि इनके लिए दूसरी किसी और की जान की कीमत नहीं होती है। ये अपने आप को सभी इंसानों से अफजल और अच्छा समझते हैं। और इस समाज के कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ ऐसी भी कम्युनिटीज होती है जो कि इस जेनोसाइड में उन लोगों का साथ देते हैं। आप जैसे और मेरे जैसे लोग कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों ने जिनको ताकत दे रखी है वो लोग भी इस बारे में कुछ नहीं कह रहे। ये सब देखता हुआ तो हम सह लेते हैं, लेकिन अगर यही सब हमारे बच्चों के साथ हो जाए तो ये बर्दाश्त के बाहर होगा। और हम बस यही कह सकते हैं, दिस इज द ब्लडियस्ट फेस ऑफ इट्स जेनोसाइड दैट इजराइल हैज बीन डूइंग फ्रॉम द डेकेड्स। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई हो। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज।